आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि रोज़ के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह सुबह की भाग दौड़ में जल्दी से अगर आलू को आपको बॉईल करना है और अगर आलू इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के हैं तो आलू को बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आलू जो है वो फटाफट से बॉईल हो जाए और आपका टाइम बचे, तो उसके लिए साबुत आलू को बॉईल करने की जगह आप इस तरह से आलू के पीसेस कर दीजिए। साबुत आलू की अपेक्षा इस तरह से पीसेस में कट किए हुए आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। इसके अलावा बॉईल करते समय जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी की मात्रा भी आप इसमें कम ही रखिए, जितनी इसमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक भी ज़रूर से डालिए, इससे भी आलू जल्दी बॉईल होते हैं। बहुत बार एक्स्ट्रा मॉइस्चर के कारण आलू का मसाला बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, जिसके कारण इससे कोई भी चीज़ बनाने में या फिर हम जब पराठे बेलते हैं तो पराठे बेलने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो इसे सही करने के लिए आप इस आलू के मसाले में या तो 1 से 2 टेबलस्पून पोहे मिक्स कर दीजिए। पोहे को आपको वॉश नहीं करना है, ऐसे ही किसी भी कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लीजिए और फिर इसे अपने आलू के मसाले में मिक्स कर दीजिए। नहीं तो आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स अगर नहीं है तो फ्रेश ब्रेड को मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके उसको भी आप आलू के मसाले में मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो आप टोस्ट को भी मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके इसका भी जो पाउडर है उसे आलू के मसाले के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें थोड़ी ही देर में आलू के मसाले से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपको आलू के मसाले से कोई भी चीज़ बनाने में या फिर पराठे बेलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। घर में किसी भी सामान या फिर कॉस्मेटिक के साथ कोई भी जार या फिर इस तरह के जो कंटेनर आते हैं, इनको हम धोकर अक्सर रीयूज़ करते ही हैं। तो इनका जो लेबर है वो अक्सर हम हटा देते हैं, तो बहुत बार तो वो आसानी से हट जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उसे हटाते हैं तो ये इस तरह से चिपचिपा सा रह जाता है। तो इसे हटाने के लिए आप चाहे इसे कितना भी गर्म पानी से धो लीजिए, कितनी भी सर्फ साबुन या फिर कोई भी डिश वॉशर लगा लीजिए, ये साफ़ नहीं होने वाला है। तो इसे साफ़ करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, जिससे ये जो हमारा कंटेनर है वो 2 मिनट में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर हेयर ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास है वो वाला ऑयल आप ले लीजिए और इस तरह से जहाँ पर स्टिकीनेस है या फिर ये चिपचिपा सा है जहाँ से हमने स्टिकर हटाया था उस जगह पर आप इसे लगा दीजिए। मैं इसकी लिड हटा देती हूँ ताकि इसे आसानी से हम साफ़ कर सकें। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बूंद आप इस तरह से ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद लेना है हमें नमक, और इसके ऊपर नमक को भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब नमक डालने के बाद में इसे इस तरह से रब करना है। जैसे ही आप इसे रब करना स्टार्ट करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि इसके ऊपर जो भी चिपचिपापन था वो आसानी से हटने लगा है। प्लास्टिक कंटेनर के अलावा आप इस ट्रिक से स्टील के बर्तनों के ऊपर भी, जब हम नए बर्तन लाते हैं उनके ऊपर स्टिकर लगे हुए रहते हैं और बहुत बार जब हम उन्हें हटाते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का चिपचिपा सा दाग रह जाता है। तो उस दाग को साफ करने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो भी चिपचिपा सा दाग था वो अब साफ हो चुका है। तो हम इसे नॉर्मल जैसे हम वॉश करते हैं उस तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया है, और ये देखिए मैं आपको इसे पोंछ कर बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये जो कंटेनर है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इस पर आपको कहीं भी चिपचिपापन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो है ना बहुत ही काम के टिप्स, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। फ्रिज में हम बहुत तरह की चीज़ें रखते हैं, इसके कारण बहुत बार फ्रिज में स्मेल आने लग जाती है। तो इस स्मेल को हटाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और उसे इस तरह से गीला कर लेना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा इसे इस तरह से पानी से गीला कर लीजिए और इस गीले न्यूज़पेपर को आप इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। और 7 से 8 घंटे बाद ये जो पेपर है इसे निकाल कर आप फेंक दीजिए। आपके फ्रिज में किसी भी तरह की जो स्मेल आ रही होगी वो ये जो पेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ऑरेंज जूस पीना है लेकिन आपके पास किसी भी तरह का जूसर नहीं है,
ना तो आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर है और ना ही मैनुअल जूसर है, तब भी आप बहुत ही आसानी से ये जो ऑरेंज है इसका जूस घर पर बना सकते हैं और फ्रेश जूस का मज़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो ऑरेंज है इसे इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आप कोई भी ग्लास ले लीजिए, चाहे तो काँच का ले लीजिए, चाहे स्टील का ले लीजिए, और अगर इसके पीछे इस तरह की कोई डिज़ाइन बनी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये जो हमारी ऑरेंज है इसे इस तरह से रब करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा ऑरेंज जूस बनकर रेडी हो जाता है। बहुत बार हम घर से बाहर होते हैं और ऑरेंज जूस अगर हमको पीना है तो आप इस तरह से किसी भी ग्लास के पीछे ऑरेंज को रब करके फ्रेश जूस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और या फिर अभी हमें छोटे बच्चों के लिए बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ऑरेंज जूस बनाना रहता है, तो उसके लिए भी आप बिना किसी इलेक्ट्रिक या फिर मैनुअल जूसर के बहुत ही आसानी से फ्रेश ऑरेंज जूस बना सकते हैं। और ऑरेंज जूस बनाने के बाद में ये जो इसके छिलके बच जाते हैं इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताती हूँ। आपको इस तरह से किसी भी प्लेट या फिर कटोरी में ये जो छिलके हैं इन्हें रख लेना है और इसके बाद में हम लेंगे एक बाती और इस बाती को हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और बस इस बाती को हम इस तरह से जला लेंगे और लीजिए रेडी है बहुत ही अच्छी सी DIY ऑरेंज कैंडल। बिना किसी एसेंशियल ऑयल के आपका जो पूरा घर है वो बहुत ही अच्छी सी ऑरेंज की खुशबू से महक उठेगा और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर सी लगती है। घर पर जब हम दालें स्टोर करके रखते हैं तो उनमें बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको किसी भी केमिकल का यूज़ किए बिना एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, जिसका यूज़ करने से आप अगर दालों को साल भर भी स्टोर करके रखते हैं तो उनमें ज़रा भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इसके लिए किसी भी कंटेनर में स्टोर करने से पहले जब भी आप बाज़ार से लाएं तो आप इन्हें साफ़ करके इस तरह से किसी भी बड़ी सी परात या फिर थाली में निकाल लीजिए। और अब हमें लेना है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल और ये जो ऑयल है इसे हम इस तरह से पूरी दाल के अंदर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से मसलते हुए इस तरह से ये जो ऑयल है इसे पूरी दाल के ऊपर हमें कोट कर देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। जैसे ये मेरी 1 किलो दाल है तो इसके लिए केवल 1 चम्मच सरसों का ऑयल ही काफ़ी होता है। और अब अच्छे से ऑयल से कोट करने के बाद में अब आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और इस दाल के टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बस अगर आप इससे कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उस समय आप सरसों के ऑयल का यूज़ ना करें। उसके अलावा आप इस दाल से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है और ना ही ये दाल कभी ख़राब होती है। तो है ना बहुत ही अच्छी सी टिप, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि छोले, राजमा, चना, दालें इन सबको इस तरह से पहले से ही अगर हम भिगो कर रख देते हैं तो ये इस तरह से पानी को सोख करके अच्छे से फूल जाती है, जिनके कारण ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है। लेकिन कुक करने से पहले जिस पानी में आपने ये सारी चीज़ें भिगो के रखी है उस पानी को आपको हटा देना चाहिए और फ्रेश पानी के अंदर इन चीज़ों को बॉईल करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भी छोले, चने, राजमा, दालें ये सब होते हैं, इनके अंदर फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम इनको एब्जॉर्ब करने से रोकता है और हमारी बॉडी में इन मिनरल्स की कमी होने लग जाती है। लेकिन ये जो फाइटिक एसिड होता है ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए जब हम इन चीज़ों को पानी के अंदर भिगोते हैं तो ये जो फाइटिक एसिड है वो पानी में घुल जाता है। इसीलिए इस पानी को आपको हटा देना चाहिए और फ्रेश पानी में ही ये जो छोले, चने, राजमा, दालें हैं इनको बॉईल करना चाहिए। और ये जो पानी हमने निकाला है इसे भी आपको वेस्ट नहीं करना है, ये आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये आपके प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेगा। गर्म ऑयल के अंदर किसी भी चीज़ को जब हम फ्राई करते हैं तो वो चीज़ें ऑयल को कम एब्जॉर्ब करें, इसके लिए ऑयल को पहले अच्छे से गर्म होने दें और उसके बाद में थोड़ा सा इस तरह से आप उसमें नमक ऐड कर दें और फिर उसके बाद में जो भी चीज़ आपको इसमें फ्राई करनी है वो इसमें आप फ्राई कर सकते हैं।
नमक ऐड करने से जो भी चीज़ हम इसमें फ्राई करेंगे वो तेल को कम एब्जॉर्ब करेगी, जिसके कारण जब हम उसे खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगी। चीनी के डब्बे में अक्सर चींटियां आ ही जाती है, तो अपने इस चीनी को चींटियों से बचाने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आप अपनी चीनी के डब्बे में इस तरह से कुछ लौंग डालकर रख दीजिए। लौंग की जो स्मेल होती है उससे चींटियां आपके चीनी के डब्बे में नहीं आएगी, और अगर आ भी गई है तो उसके बाद भी आप इस तरह से लौंग डालकर रख दीजिए। इसकी जो स्मेल होगी उससे चींटियां भाग जाएगी। चावल को जब हम लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं तो कुछ समय बाद चावल में भी कीड़े होने लग जाते हैं, तो अपने चावल को कीड़ों से बचाने के लिए भी आप लौंग का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी कंटेनर में आपने चावल को स्टोर करके रखा है उसमें आप इस तरह से थोड़े थोड़े से लौंग बीच बीच में डाल दीजिए। ऐसा करने से लंबे टाइम तक आप अपने चावलों को स्टोर कर सकते हैं और कीड़ों से बचा सकते हैं। और जब भी आपको चावल बनाने हो तो चाहें तो इन लौंग को अलग निकाल दें, और चाहें तो इन लौंग के साथ भी आप चावल बना सकते हैं। रेगुलर यूज़ में लेते लेते कैंची की जो धार है वो अक्सर कम होने लग जाती है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर ही वापस से शार्प कर सकते हैं। आपको बस अपने ये जो नमक का कंटेनर होता है उसे लेना है और कैंची को इस तरह से उसके अंदर कुछ देर के लिए चलाना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी जो कैंची की धार है वो बहुत ही शार्प हो गई है। और इसके अलावा आप इस तरह से कोई भी पेचकस या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं और उसके ऊपर ये जो कैंची है उसे इस तरह से कुछ देर के लिए चलाना है। ऐसा करने से भी कैंची की जो धार है वो बहुत ही शार्प हो जाती है। किचन में अगर आप कुछ मसाले पहले से ही तैयार करके रखते हैं तो उससे आपका जो काम है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है और साथ ही समय भी बचता है। सुबह सुबह बहुत बार हस्बैंड के अगर ऑफिस जाने में और बच्चों के लंच बॉक्स बनाने में देर हो रही हो तो इस तरह की कुछ तैयारी अगर करी हुई रहती है तो बहुत ही आसानी रहती है। तो इसी तरह से आज हम एक बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी कई सारी रेसिपीज़ में काम में आने वाला है। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी ली है सौंफ, 1 कटोरी लिया है साबुत धनिया और आधी कटोरी ली है मैंने अजवाइन। अब इन सभी चीज़ों को हमें इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिए हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, केवल हल्का सा इन्हें हम भूनेंगे ताकि इनके अंदर की जो भी नमी है वो निकल जाए, जिससे लंबे टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकें। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। हमारे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें इस तरह से एक प्लेट के अंदर खाली कर लूँगी और कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से फैला कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और जैसे ही ये हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इसके बाद हम इसे इस तरह से किसी भी मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। हम जो मिक्सी है उसको पल्स पे चलाएंगे, मतलब 1 सेकंड के लिए चलाया और फिर बंद कर दिया। 1 से 2 बार जब आप इसे इस तरह से चलाएंगे तो ये जो मसाले हैं उनका दरदरा सा पाउडर पीसकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का, ये थोड़ा-सा आपको पाउडर फॉर्म में भी नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको जो सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया है, ये भी नज़र आएगा। कुछ इसी तरह का आपको इसको पीस कर तैयार करना है। अब ये जो मसाला है, ये आप कई तरह की डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। आलू का मसाला बनाते वक़्त, पकौड़े बनाते वक़्त या किसी भी सब्ज़ी के अगर आप पराठे बना रहे हैं, तो उसका आटा लगाते वक़्त 1 चम्मच आप ये मसाला उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप बेसन की मिर्ची बना रहे हैं या फिर दाल बाटी बनाने के लिए बाटी का आटा लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी रेसिपीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से आपकी जो रेसिपी है उसका स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही इनमें जो चीज़ें हमने यूज़ की है इसके कारण आपके ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब इस मसाले की तरह ही हम थोड़ा-सा बेसन भी रोस्ट करेंगे। तो उसी पैन के अंदर मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन और इस बेसन को हम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका जो कलर है वो भी हल्का-सा गुलाबी ना हो जाए। तो इसी तरह से हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब ये जो भुना हुआ बेसन है, ये भी आप कई तरह से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हम जब किसी भी सब्ज़ी या फिर आलू के पराठे बनाते हैं,
तो उनमें मॉइस्चर के कारण पराठे फटने लग जाते हैं। तो आप उस वक्त जो भी आपने फिलिंग बनाई है उसके अंदर 1 से 2 चम्मच अगर ये भुना हुआ बेसन ऐड कर देते हैं तो आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही फटते भी नहीं हैं। मेथी या फिर प्याज के पराठे बनाते वक्त भी आप भुने हुए बेसन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार हमारी जो ग्रेवी है वो पतली हो जाती है, तो उसे गाढ़ा करने के लिए भी आप भुने हुए बेसन का यूज़ कर सकते हैं। कच्चा बेसन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे हमें अच्छे से पकाना पड़ता है, नहीं तो उसमें कच्चा सा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप हमारे पास पहले से ही बेसन इस तरह से भुना हुआ पड़ा रहता है तो हम आसानी से फटाफट से उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसन की मिर्ची बनाते वक्त, पनीर टिक्का बनाते वक्त कई चीज़ों में हम भुने हुए बेसन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से बेसन भुना हुआ रहता है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं, तब काम ज़्यादा रहता है और टाइम कम रहता है। तब उस वक़्त अगर इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें पहले से ही तैयार रहती है, तो हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज के इन टिप्स में से कौन-सी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल या फिर अच्छी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।